एवरीवन, माय नेम इज जय सोनी एंड वेलकम टू शिक्षात्रा। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी तक हम क्या देख रहे थे? टाइप वाइज क्वेश्चन देख रहे थे, लगभग हर टाइप के क्वेश्चन देख ले रहे थे चैप्टर वाइज। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आपको ना कॉन्सेप्ट भी जानना बहुत जरूरी है। तो हम क्या होगा कि हो सकता है किसी में ज़्यादा कॉन्सेप्ट होंगे तो उसमें पार्ट 1 सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, उसमें 2 पार्ट बन जाएं आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट अकेले में। या फिर हम कोशिश यही करेंगे कि कितनी बड़ी वीडियो बन जाए लेकिन हम एक ही पार्ट में सारी जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर करना है। ठीक है, और पार्ट 2 में क्या आएगा? पार्ट 2 में टाइप वाइज क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। हम पार्ट 1 में भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें मैंने आपको जैसे कुछ चीज़ें बताई, कुछ कॉन्सेप्ट बताए और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जरूर देखेंगे ताकि हर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो ही फायदा होगा इसका, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम करेंगे। और इसके बाद हम हर टाइप के क्वेश्चन देख रहे होंगे पार्ट 2 में आपके। हो सकता है उसके बाद 3, 4, 5 पार्ट बन जाए, गैप भी ज़्यादा है आपका, तो आप कर सकते हो तैयारी आसानी से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 हमें पढ़ के ही समझ में आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब इक्वेशन कैसी रहने वाली है? डिफरेंशियल इक्वेशन रहने वाली है जो कि डिफरेंशिएट होगी। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, हम ये देखेंगे और डिग्री देखेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर मतलब क्या होता है? जैसे देखो ये dy बाई डी एक्स है तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब यदि हमने एक और बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया, एक और बार कर दिया d का dx, एक बार y का किया dx x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डिफरेंशिएट, फिर कर दिया x के रिस्पेक्ट में इस पूरे को, तो देखो क्या लिख सकते हैं इसे? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो अब हमें ऑर्डर बताना है। ऑर्डर मतलब जिसका जितने बार डिफरेंशिएट होगा वही उसका ऑर्डर होगा। इसका कितने बार डिफरेंशिएट हो गया है देख के ही समझ में आ रहा है, 2 बार, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेकंड ऑर्डर। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा? सेकंड होगा। यदि ऐसे लिखा है 4y dx की पावर 4, तो इसे क्या बोलेंगे? 4। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर होगा 4। ओके, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब हमें डिग्री बतानी है ना, डिग्री बतानी है। तो अब देखो इसमें आपको इस तरीके से भी दे सकता है कभी कभी कि y ट्रिपल डैश मतलब थर्ड डेरिवेटिव होगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, तो ऐसे भी दे सकता है ये और ऐसे भी दे सकता है, याद रखना। y डैश करके दिया है, इसका मतलब सिंगल डैश है, तो फर्स्ट उसका ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। अब देखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमें देखनी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी होगा उसकी डिग्री कितनी है। जैसे देखो मैंने ऐसा लिख दिया dy बाई डी एक्स, एक पॉलिनोमियल बना लिया, एक इक्वेशन बना लिया हमने। तो dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 0। तो अब देखो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसमें हमने क्यूब लगा दिया कि इसका क्यूब है, बाकी इस तरीके से। अब ये पहले भी दे सकता है, बाद में भी, कैसे भी कंडीशन में ये दे सकता है, तो ऐसे लिखा हुआ है। अब हमें डिग्री बतानी है इसकी, तो डिग्री में हम क्या देखेंगे? सबसे ज़्यादा आपको ऑर्डर किसका दिख रहा है? सबसे बड़ा ऑर्डर किसका दिख रहा है? इसका। ये 2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इसकी पावर देखेंगे, सबसे ज़्यादा कौन सी है? यही है। ऑर्डर किसका है? सबसे ज़्यादा इसी का है, तो इसकी पावर देंगे, कितनी है? 3 है। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बस सिंपल है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। देखो इसमें हमें ऑर्डर और आपकी डिग्री दोनों बतानी है। ठीक है, कैसे बताओगे देखते हैं। देखो इसमें हम क्या देखेंगे? ऑर्डर यदि हमें बताना होता है, ओके, तो देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो सॉल्व करते हो आप तब आते हैं, तो वो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे करना है आपको। जब भी आपको ऑर्डर बताना हो तो सिंपल आप देखो कि ऑर्डर कितना है उसका। तो देखो यहाँ पे ये तो डिग्री हो गई, ऑर्डर हमें देखना है। डिग्री मतलब पावर से रिप्रेजेंट होती है डिग्री, और ऑर्डर मतलब कितने बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो देखो ds बाई डी टी एक ही बार डिफ्रेंशिएट है ये। यदि हम इसका ऑर्डर देखें तो ये ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 2। ठीक है, और यदि मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री कितनी है इसकी हम देखेंगे। सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट कौन है? सबसे बड़ी डिग्री किसकी? इसकी, ना कि इसकी। तो हम इसकी पावर बतानी होगी तो कितनी आ जाएगी? 1 आएगी। इसकी पावर 1 ही है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है हमें। अब देखो ये क्वेश्चन है डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉस 3x प्लस साइन 3x। ठीक है, इसमें भी हमें क्या बताना है? इसमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है। ठीक है, तो देखो ऑर्डर कितना होगा इसका? यदि हम ऑर्डर देखें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर जो है इसका 2 आ गया। अब हमें डिग्री बतानी है। डिग्री कितनी? सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट कौन दिख रहा है? ये तो दोनों है ही नहीं, यही दिख रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बस सिंपल है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, तो कितनी है? इसका ऑर्डर कितना है? 3 है। हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं हम, तो 3 हो गया ऑर्डर। और
इसकी डिग्री देखें हम तो इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1 होगी, बस सिंपल है। अब यदि इस टाइप से क्वेश्चन बन जाए डी बाय वाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे देख लेते हैं, प्लस साइन डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। तो हमें सबसे पहले देखना है कि वो पॉलिनोमियल भी है या नहीं है। मतलब यदि वो साइन के थीटा में दिया है, ये तो एंगल दिया है ना, देखो ये साइन हो गया और साइन का थीटा क्या है, ये है। तो अब ये डी एक्स बाई डी वाई थीटा में दिया है, ये एग्जैक्ट पॉलिनोमियल नहीं दी, कंडीशन हमें नहीं दी गई है, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स अपॉन डी वाई जो है वो इसके साथ है। जब भी साइन के साथ आ जाए, ई की पावर के रूप में आ जाए, ठीक है, कॉस के साथ आ जाए, टेन के साथ, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशोस के साथ आ जाए, तो हम उसे पॉलिनोमियल नहीं मानते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल नहीं मानते तो उसे हम सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल है या नहीं, नहीं है तो उसको हम नहीं मानते हैं। तो हम उसका ऑर्डर कंसीडर करेंगे कि कितना ऑर्डर दिख रहा है हमें, 2, सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका दिख रहा है, इसका। कितना ऑर्डर है, 2 है, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब डिग्री की बात करें, डिग्री हम नहीं बता सकते। ठीक है, इसकी हो सकती है कुछ और ज़्यादा डिग्री आ जाए, हम इसको सॉल्व करें तो हम डिग्री नहीं बता सकते, इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। ओके, अब देखो यदि क्वेश्चन इस तरीके से है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू या प्लस या माइनस साइन वाई इक्वल टू 0, ये दिया है। अब बताओ इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1। अब डिग्री 1 कैसे बता दिया, साइन के रेशो में दिया है हमें, तो ये साइन थीटा में दिया है वाई, तो हमें ना सिर्फ कंसिडर क्या करना है, डेरिवेटिव कंसिडर करना है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव तो दिया नहीं है, हमें क्या दिया, एग्जैक्ट वाई दिया है, एग्जैक्ट वाई दिया है। यदि डी वाई बाई डी एक्स नहीं दिया है, इसका मतलब इसका ऑर्डर बता सकते हैं। यदि साइन के हमें एंगल पे क्या दिया हो, डेरिवेटिव दिया हो कुछ भी, तो हम बताएंगे इसको। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे इससे रिलेटेड, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें भी आपको डिग्री बतानी है ना, और आपको इसमें डिग्री बतानी है और ऑर्डर बताना है। तो देख लेते हैं। और तो देखो इसका ऑर्डर जो है, इसकी डिग्री हम बता नहीं सकते है ना, डिग्री नहीं बता सकते, ऑर्डर बता सकते हैं। ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, अब इसकी पावर कितनी रहे हम नहीं बता सकते, क्योंकि साइन के रेशो में ये है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे, तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। डिग्री कितनी है, डिग्री नहीं बता सकते, क्योंकि ई की पावर के रूप में दिया है ये वाई डैश। यदि यहाँ पे वाई अकेला होता तो बता सकते थे, वाई डैश दिया है, हम डेरिवेटिव की टर्म में ही देख रहे हैं, तो हम इसको नहीं बता सकते, इसलिए आपको ऐसा याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, 1 सेकेंड, डी वाई बाय डी एक्स प्लस डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ओके, प्लस 2 इक्वल टू 0, इस तरीके से दिया है। तो ये हमें कैसे दिया है, ये एक जो है हमें इक्वेशन दी है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। अब हमें इनमें जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताने हैं। ठीक है, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं वो देखो। यदि हमें यहाँ पे क्या दिए होते हैं, वेरिएबल दिए होते हैं, वेरिएबल की टर्म में मतलब ए यदि दिया है, यहाँ पे यदि ए दिया है मतलब ये अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन तभी हम बता सकते हैं इसका जब हमें ए की एग्जैक्ट वैल्यू पता हो। यदि एग्जैक्ट वैल्यू मैंने लिख दिया 2, तो 2 हो गई एग्जैक्ट वैल्यू। अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। यदि वेरिएबल दिख रहा है तो वो जनरल सॉल्यूशन होगा। तो हम और आगे डिस्कस करेंगे, अभी इतना समझो कि जिसमें आपको वेरिएबल दिखे वो कैसा होगा, वो जनरल सॉल्यूशन होगा, और यदि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन प्रिमिटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें क्या दिया है, जो सॉल्यूशन जो है क्या कंटेंट करता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट करता है। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इट्स कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन, या प्रिमिटिव भी हम बोलते हैं। अब मैं क्या बोल रहा था इसके पहले, वेरिएबल ऐसे बोल रहा था, आपको ऐसे याद रखना है, वो वेरिएबल तो होता है पर कैसा होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम बोल सकते हैं, मतलब बदलते रहता है, कांस्टेंट है लेकिन बदलते रहेगा, आर्बिट्ररी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें ए बी सी दिख जाए, अब यहाँ पे वेरिएबल की बात करें तो क्या है, एक्स और वाई है ना, ये वेरिएबल है, लेकिन कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट तो ए हो गया ना,
यदि ए अकेला दिख जाए आपको, डिफरेंशियल हमें डिफरेंशिएट करना है, सोचो यदि ए अकेला दिख जाए इसका मतलब क्या होता है, आप कांस्टेंट मानते हो ना उसे और उसका आंसर 0 लेके आ जाते हो। यदि ये लिखा है हमें डी अपॉन डी एक्स निकालना है, कैसे निकालोगे? आप कहोगे ए कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, यही बोलोगे। क्या माना है आपने इसको कांस्टेंट माना। देखो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मैं फर्स्ट बार में बताता, हो सकता है कंफ्यूज हो जाते हैं आप, इसलिए उसको सेकंड बार में हम ऐसा समझते चलेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे, तो हम सभी को लॉजिकल तरीके से देखेंगे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो वैसे हमने यहाँ पे बताया कि जो ए है ना वो कैसा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यदि हमें बताना है इसका तो ए की वैल्यू हम 2 रख देंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। यदि हमें वेरिएबल दिखे, मतलब ए बी सी इस टाइप से आप समझ रहे हो ना, या फिर वेरिएबल नहीं बोल के आप क्या बोल सकते हो, आर्बिटरी कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो यदि यार आर्बिटरी कांस्टेंट उसमें होता है तो हम उसे जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब ए बी सी कुछ भी रहता है तो हम क्या बोलेंगे, उसे सी रहता है तो उसे बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब बोलेंगे, जब उसमें एग्जैक्ट कांस्टेंट आ जाए। एग्जैक्ट कांस्टेंट मतलब नंबर की टर्म में कुछ आ जाए तो वो होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना। अब जितना ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जितने ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं उसमें उतने ही आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं। ये चीज़ आपको समझनी है, इससे आगे क्वेश्चन भी आएगा तो मैं और अच्छे से डिफाइन कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो, अब हमें ये दिया है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी है ना। हमें इसमें क्या बताना है, इसमें हमें सॉल्यूशन बताना है। हमें ये चेक करना है कि ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है। तो हमें ये देखना है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, y डैश की वैल्यू इसमें रख देंगे। यदि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो ऐसे देखना है हमें। तो हम करते हैं, हमें क्या दिख रहा है y डैश, तो y डैश निकालेंगे। y डैश मतलब हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, तो इसका x के रिस्पेक्ट में कर दिया, कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस इसका 2 आ जाएगा, c कांस्टेंट है तो 0 आ गया। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो y डैश की वैल्यू कितनी थी, 2x प्लस 2, ठीक है, माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल, मतलब 0 इक्वल टू 0 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब जो ये इक्वेशन है, ठीक है, वो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, ऐसे बोल सकते हो, या सॉल्यूशन होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारे कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको करना बहुत सिंपल है। देखो इसको भी बता देता हूं मैं, समझ में नहीं आया होगा तो ऐसे लिखना नहीं है, लेकिन आपको कैसे लिखोगे, सॉल्व। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन इक्वेशन y इक्वल टू एक्स साइन एक्स एंड वी हैव टू प्रूव एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब ये जो है इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यदि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। नहीं समझ में आया, देखो यदि ये इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, मैंने बोला x इक्वल टू -3 है, ठीक है, मैंने कहा चेक करके बताओ कि ये इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है या नहीं है। यदि ये सॉल्यूशन होगा तो यदि हम x की वैल्यू इसमें रखते हैं तो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दे देगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दे देगा, मतलब ये जो वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई कर रही होगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। कब, जब ये x इक्वल टू -3 इसका सॉल्यूशन होगा तब। ओके, तो रख के देखना, रख के देखते हैं। तो देखो -3 का स्क्वायर, -3 स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई -3 प्लस 12 इक्वल टू 0, सॉल्व कर लेते हैं। -3 का स्क्वायर 9, 7 इंटू 3 -3 -21 प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो 12 प्लस 9 प्लस का 21 माइनस का 21 इक्वल टू 0, मतलब ये तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो x इक्वल टू -3 है ना वो इसका सॉल्यूशन है। तो वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये जो है इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है निकालेंगे इसको और इस पे पुट करेंगे। यदि इस पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है इसका मतलब ये सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वही चेक करना है हमें, ये क्वेश्चन में दिया है आपके। तो गिवन इक्वेशन ये, ठीक है, और एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे दिया हमें, ठीक है। इफ y इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हो आप, इफ y इक्वल टू एक्स साइन एक्स इज द
solution is the solution of the differential equation, so the solution is satisfy, पूरा लिखते चलना आप, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, बस ऐसा लिख दिया। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, देखो x जैसे का वैसा है, हमें y डैश चाहिए, तो y डैश निकाल लो। तो y डैश कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से y डैश आ जाएगा x मल्टीप्लाई साइन x, मतलब दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन कितना आता है, cos x, प्लस अब sin x का sin x और इसका डिफरेंशिएट करेंगे x का, तो 1 आ जाएगा, बस ये आ गया। तो y डैश क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें तो एक्स वाई के टर्म में ही दिख रहा है, यहाँ पे है ना, हमें साइन और कॉस दिया नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, साइन और कॉस की टर्म में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, सीधे वैल्यू तो रखो। अभी क्या लिखा है, एक्स लिखा है, ठीक है, एक्स लिखा हुआ है, और वाई डैश कितना रख दिया हमने, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसे इक्वेशन की वैल्यू दे देना। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1, मतलब इसे 1 दे सकते हो, इसे 2 दे सकते हो, इसे 2 दे देना, इसे 3 दे देना, फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे लिख सकते हैं हम, या 2, जिस भी इक्वेशन को रखना ना वैल्यू, तो लिख सकते हो एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर की वैल्यू ये है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ओके। तो हमने सबको एक्स की टर्म में बदल लिया, इसका मतलब ये है। अब ये y है तो इसको भी लिख देंगे हम वैल्यू। तो देखो सॉल्व करते हैं, ये एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू भी रख देते हैं, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन। अरे देखो एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, और बाहर कैसे आएगा, रूट से एक ही एक्स बाहर आएगा, तो एक एक्स बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इतना ही बचा। अब देखो हम x मल्टीप्लाई साइन एक्स को ऐसे लिखे रहने देते हैं। अब ये x है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो रूट कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो देखो घबराना नहीं है कि बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, आंसर बहुत मतलब लॉन्ग हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। सॉल्व करते रहोगे अपने आप समझ में आते जाएगा, इसके बाद क्या स्टेप है, इसके बाद क्या स्टेप है, बस प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। तो यही आपका जो हॉलीडेज मिले हैं, ठीक है, इसमें कर लो, बहुत अच्छा टाइम मिला है आपको। यदि नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदा है आपको। तो देखो, तो अब x कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा यहाँ पे, साइन एक्स प्लस एक एक्स आ जाएगा, और ये है कॉस एक्स। तो देखो अब यहाँ पे x है, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये x से ये वाला x कैंसिल, x cos x प्लस साइन एक्स है, x cos x प्लस साइन एक्स से ये कैंसिल हो गया। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, इसी में बोल दो। तो ये जनरल सॉल्यूशन, मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। बस आंसर आ गया हमारा। बस इसके बाद सो द सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। मैंने अभी पहले बताया था आपको, इसी वीडियो में बताया है कि यदि हमें जितना ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, मतलब जैसे देखो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब ऑर्डर जितना रहेगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जितना ऑर्डर रहेगा उसके आर्बिटरी कांस्टेंट भी उतने ही होंगे। इसका मतलब d4y dx की पावर 4 है, तो इसके कांस्टेंट भी कितने होंगे, आर्बिटरी कांस्टेंट भी कितने होंगे, 4 ही होंगे, ये याद रखना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4, याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो, द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर। तो देखो ऑर्डर कितना है, थर्ड ऑर्डर है, मतलब इस टाइप से दिया होगा। अब मुझे इतना बताओ, यदि मैंने कहा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो मैंने कहा क्या बोला था, आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होके वो वहां पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा कांस्टेंट में, ए बी सी हट के 2 3 4 ये आ जाएंगे, इंटीजर्स आ सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, यदि ये वैल्यू आती है तो हम उसे क्या बोलेंगे,
उससे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेंगे और उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बताया था पहले बहुत अच्छे से, तो इसमें 0 होंगे, आर्बिटरी कांस्टेंट कितने होंगे 0। तो इतना आपको समझना है, ठीक है। हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन अलग चीज़ होती है, डिफरेंशियल और जो जनरल सॉल्यूशन है वो अलग होता है, वो हम आगे भी देखेंगे। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हमें वेरिएबल सेपरेबल से, मतलब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है, तो हमारी 3 मेथड है। एक है आपकी वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। सेकंड नंबर क्या होगी, देखो वेरिएबल सेपरेबल होगी, इसके बाद हो जाएगी आपकी होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद क्या हो जाएगी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो देखो होमोजीनियस है, उसके बाद है 1 सेकेंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं 1 सेकेंड, अब आपको देगा नहीं एग्जैक्ट कि देखो ये वेरिएबल सेपरेबल से है तो इससे कर लो, ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से होगी तो उससे कर लो, नहीं आपको पहचानना पड़ेगा। देखो आप क्वेश्चन को देख के जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, वैसे इंटीग्रेशन के लिए आपके जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना ही आपको फायदा देगा। अभी लग रहा होगा हम प्रैक्टिस करते जा रहा है बार बार, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, अभी पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। डायरेक्ट हिट करता है कि क्वेश्चन देखो और डायरेक्ट हिट किया और हमने सॉल्यूशन निकाल लिया उसका, तो ये होता है, ठीक है। अब देखो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू 1 + y² अपॉन 1 + x²। हम क्या करेंगे, हमें क्या बोला वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो हम सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है गिवन करके लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम इनको सेपरेट करेंगे, मतलब dx वाली टर्म एक तरफ कर लो, y वाली टर्म dy वाली टर्म एक तरफ कर लेता है। यदि नहीं होता है ऐसा तो फिर दूसरी मेथड से हम सॉल्व करेंगे, देखो होता है या नहीं। तो हम y वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे dy है तो y वाली टर्म तो ये हुई, तो y को इस तरफ ले आएंगे हम, y वाली टर्म में तो यहाँ आ गया 1 के अपॉन में 1 + y², और x वाली टर्म इस तरफ है तो dx अपॉन में 1 + x²। हमेशा याद रखना dy और dx ऊपर ही रहने चाहिए। हम किस में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल्स, ठीक है, कैलकुलस में इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ दे रहा होगा हमें, ऐसा नहीं कि हम सीधे आप डिफरेंशियल इक्वेशन में मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, अब हम ऐसा नहीं पढ़ेगी, उसकी भी जरूरत इंटीग्रेशन में पड़ती है, लेकिन अब हमारा मेन फोकस रहेगा इंटीग्रेशन पे, तो हम वहीं करेंगे। इंटीग्रेशन कब पॉसिबल है, जब dy by dx, मतलब dy एक तरफ हो dx एक तरफ हो, और ये न्यूमरेटर में भी हो, न्यूमरेटर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर में, नहीं तो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, ओके। तो याद रखना है आपको। अब देखो सॉल्व करते हैं आगे, तो अब हम बोथ साइड में इंटीग्रेशन लगा देते हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, बस सॉल्व कर लो। तो 1 अपॉन में 1 के अपॉन में क्या दिया, 1 + y², और इसके अपॉन में 1 + x² दिया। किसका फॉर्मूला होता है, ये tan इनवर्स होता है, एक बार चेक कर लेना, tan इनवर्स y आ जाएगा, ये इक्वल टू में आ जाएगा ये tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस c कर देना, तो बस सॉल्व हो गया। ये एक तरफ ले आओ इनको, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, या फिर प्लस c इक्वल टू 0। देखो ये माइनस में होगा, इस तरफ आया ना तो ये माइनस में हो जाएगा, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या था, तो c की भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ती है हमें, तो वो x और y की वैल्यू देता, फिर हम c की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आंसर हो गया आपका, ओके। एक बार चेक कर लेना ये होता है या नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं तो वो हो जाते हैं, इसलिए आपको एक बार चेक कर लेना है, ओके, क्योंकि ओवरलैप हो जाता है सारे फॉर्मूले, है ना। तो फिर भी मुझे लग रहा है कि एग्जैक्ट यही होना चाहिए, यही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो देखो हमें क्या दिया है x³, अब हमें ये इक्वेशन दी है, जैसे मैंने पहले सॉल्व करके बताया आपको, ये तो वैसे ही सॉल्व करना है इसे भी, ठीक है। इसका भी जनरल सॉल्यूशन निकालना है हमें, तो x वाली टर्म एक तरफ कर लो, y वाली टर्म एक तरफ कर लो, आंसर ले आओ। अब हमें पहले देखो, अब यहाँ पे दिया ना y = 1 x = 0, तो अब हमें पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो उसको कैसे करेंगे तो वो भी देख लेते हैं, ताकि हर टाइप क्लियर हो, कि यदि आप ये वीडियो भी देख लेते हो ना तो बाकी क्वेश्चन खुद कर पाओ। फिर भी हम हर टाइप के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में, तो अभी देखते हैं हम इनको कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो देखो x वाली टर्म एक तरफ कर लेते, तो देखो x वाली टर्म तो एक तरफ है ही, ये नहीं है, एक सेकंड, y तो कुछ दिख ही नहीं रहा है हमें, तो सारी टर्म x की तरफ ले आते हैं, तो ले आओ। तो देखो ये क्या होगा, x³ + x² + x + 1 है, इनको अपॉन में ही आ सकता है ये,
तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स इनके अपॉन में ले आओ, यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ डी बाई डी एक्स है इक्वल टू में 1 हो गया, तो सारी वैल्यू देखो यहाँ पे 1 आ गया। अब एक काम करते हैं, डी वाई को यहाँ पहुँचा देते हैं, तो एक्स क्यूब 1 सेकेंड, तो हमें इसके अपॉन में लेना पड़ेगा ये, तभी सॉल्व होगा ये, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो इसके अपॉन में ले लो, क्योंकि डी वाई और डी एक्स मैंने क्या बोला था आपको, वो हमेशा कैसे होने चाहिए, वो हमेशा न्यूमरेटर में होने चाहिए। लेकिन यदि ऐसा करते हैं तो डी एक्स अपॉन में आ रहा है, देखो तो ऐसी वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसे नहीं लिख के कैसे लिखोगे इसे, इसको लिख देते हैं हम, कैसे लिखोगे, ठीक है। तो देखो, तो डी वाई इक्वल टू डी वाई को यहीं रहना, तो डी एक्स को इस तरफ ले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और ये पूरी टर्म अपॉन में आ जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ कितना आ गया, डी एक्स आ गया है, ठीक है। ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ गया, बस। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन में आपने ऐसे कई क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो देखो, यदि हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इसे टी मानते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2x आ जाएगा, है ना, प्लस एक्स प्लस 1 आएगा, मतलब प्लस 1 आएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसे t मान लो, या फिर क्या करो, इसे t नहीं मानना है तो फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे, कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हो तो वो कैंसिल कर देता है। क्या ये हमारा जो फ्रैक्शन है वो परफेक्ट है या नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सही है ये भी, है ना। अब हम क्या काम करते हैं, इसको सोचेंगे कि कैसे सॉल्व करें। तो देखो, सॉल्व करना बहुत ईजी है। सबसे पहले यदि आपने इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है ना, तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखते हैं हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो वहीं जो मैंने बताया, यदि आप इसे टी मानते हो, ठीक है, आप हो सकता है इसका और इजी वे निकाल सकते हो, इसका सॉल्यूशन का वो भी निकाल सकते हो, वैसे में भी आ जाएगा इसका। अब आप इसे कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कि आपने इसे वेरिएबल जो पार्ट बना के सॉल्व करते थे ना, वैसे भी कर सकते हो इसे सॉल्व, ठीक है। और भी कई तरीके हो सकते हैं कि यदि हमने इसको टी माना, तो ये आपके माइंड में चलना चाहिए आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। देखो, यदि आप इसे टी मान लेते हो, तो टी मानेंगे तो भी भाई कंडीशन आ रही है कि यहाँ पे 1 आएगा, फिर प्लस 1 करेंगे, सेपरेट ही करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इसे पार्ट में बदल दें। पार्ट में कब बदल सकते हैं, जब इसको हम सॉल्व कर लें, कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम लिख दें कुछ वैल्यू, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको लिखते हैं हम, या फिर इसके बाद आपसे बन जाएगा यदि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। तो एक काम करते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं इसे, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। देखो, हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप से आ जाता है क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, उसे सेपरेट कर लेते हैं। टी मानने पे यहाँ पे कुछ वैल्यू एक और एक्स्ट्रा आ रही है, यदि हम प्लस 1 करेंगे तो फिर हमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम यहीं पार्ट में डिवाइड कर लें, ठीक है। तो एक काम करो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी हमें क्यूब वाली टर्म दिख जाए और इसे हमें फैक्टराइज करना हो, फैक्टराइज करेंगे तभी तो हम लिख पाएंगे पार्ट करके इसको, ठीक है, पार्ट में बना के। तो देखो, फैक्टराइज करते हैं, यदि हम x इक्वल टू 1 रखें तो प्लस वैल्यू तो आएगी नहीं, 0 नहीं हो पाएगा। हम ऐसी वैल्यू रखोगे 0 हो जाए, तो -1 रखते तो -1 का क्यूब -1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस का 1 आ जाएगा, -1 प्लस 1, ठीक है। तो देखो, प्लस से ये दोनों का आंसर मतलब 0 आ गया। तो हमने क्या रखा, -1 रखा, x की वैल्यू -1 रखी, तो हमें ये पर्टिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि जो x है ना, जो अभी अभी बताया मैंने, x जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब हमने ये बता दिया। अब सॉल्यूशन है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, यानी मतलब ये एक फैक्टर होगा इसका। अब एक फैक्टर है तो डिवाइड करके दूसरा निकाल लो, या फिर एक और तरीका है कि x प्लस 1 डिवाइड करके दूसरा निकाल सकते हो, या फिर मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, ऐसे x प्लस 1 हम 3 बार लिख लेंगे। अब हमें क्या क्या लेके आना है, हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर देखो एक्स क्यूब आ जाएगा। हमें ये लेके आना है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो, अब प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, देखो एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमें किसकी नीड है, 1 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 का कर दिया, तो एक्स प्लस 1 आ गया। आ तो गया हमारा, मतलब इसकी नीड नहीं है, तो प्लस 0 रख दो, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, हम इससे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, और इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो हम इस पूरे को लिख सकते हैं x प्लस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, ये x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, प्लस c एक ही बार लगाना है तो यहाँ लगा देना बाद में, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके लिए भी c लगा रहे हो, इसके लिए भी, ऐसा नहीं करना है, एक के लिए c लगा दो, चल जाएगा। तो देखो, अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं कि हम 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a की अपॉन में x प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस b की अपॉन में
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है हमें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी दिखे तो हम इसे कैसे लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया। अब क्या काम करो, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, ठीक है। बोथ साइड में x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर देना। डिवाइड करोगे तो यहाँ पे a और b की वैल्यू निकाल लेना और c की एग्जैक्ट वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी पुट करना, आंसर आ जाएगा। फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम क्या करना है, ये थोड़ा हमने अच्छा लेवल का क्वेश्चन ले लिया तो ज़्यादा लॉन्ग जा रहा है। बाकी फिर आप क्या करोगे, सी की टर्म में सॉल्यूशन आएगा तो सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगी, वाई की और एक्स की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। नहीं बनता है तो हम पार्ट 2 में तो सॉल्व करेंगे। हम जल्दी से इसलिए देख रहे हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन आप देख लो, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं बाद में, या फिर आपसे बन ही जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी आपने तो देख लो। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि हमें इस टाइप से इक्वेशन दी होगी, ठीक है। एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स। तो हमें क्या करना है, इसे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है हमें, ठीक है। तो हमें देखना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। यदि होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, नहीं तो ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगी। कैसे होगी, उन दो तरीके से होगी जो मैंने बताया ना। ये इक्वेशन 3 तरीके से सॉल्व हो सकती हैं, 3 तरीके से सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको ना हमें सबसे पहले ऐसे लिख लेना, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म में। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा वाई कॉस एक्स है, तो एक काम करो, ये जो है मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगी, तो डिवाइड में लिख देते हैं। तो वाई अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, और कॉस वाई अपॉन एक्स तो 1 हो गया, है ना। देखो डिवाइड करेंगे, इस तरफ आएगी तो डिवाइड में आएगी। तो आप देखो इस पूरे में डिवाइड करेंगे हम, तो एक बार इसके साथ डिवाइड करेंगे, एक बार इसके साथ डिवाइड करेंगे अलग अलग। तो क्या होगा, वाई अपॉन एक्स और कॉस वाई अपॉन एक्स से कॉस वाई अपॉन एक्स पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वाई अपॉन एक्स आ गया और ये पूरा आ गया। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन एक्स, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस एक्स के अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स के अपॉन में एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, ये आ गया। तो एक्स है तो एक्स कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसे हम, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिख दो वाई बाई एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है। तो सेक एक्स भी लिख सकते हो आप, ऊपर लिख के इसको जैसे लिखना चाहो, ठीक है। तो सेक एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे हम। तो देखो अब डी वाई बाई डी एक्स है, वाई अपॉन एक्स है। अब इस तरीके के हमने बना लिया तो हम लिखेंगे लेट, अब ये जो फंक्शन है आपको किसके टर्म में दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म में दी हुई है, 2 वेरिएबल हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वाई अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब या फिर इसे सेक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, तो सेक ही लिख देते हैं अपॉन में लिखने से अच्छा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, सेक वाई बाय एक्स। थीटा चेंज नहीं होता है, याद रखना, थीटा यही रहेगा। अब हमने ये मान लिया, अब हमें होमोजीनियस देखने के लिए हम क्या करते हैं, x की जगह में लैम्डा x रख देते हैं और लैम्डा y रख देते हैं। यदि हमें लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पे राइट हैंड साइड में लैम्डा की पावर 0 आ जाती, इसका मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है, नहीं तो नहीं होगी। तो रख दो लैम्डा y अपॉन में लैम्डा x, y की जगह में लैम्डा y, x की जगह में 1 रख दिया, सेक। अब देखो लैम्डा y अपॉन में लैम्डा x, मतलब लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाए, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो y बाय एक्स प्लस सेक y अपॉन एक्स आ गया, और बाहर हम क्या मिल रहा है, लैम्डा की पावर 0, या फिर लैम्डा कॉमन निकालोगे तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो तो 1 आ गया, अब ये तो 1 था, हम लैम्डा की पावर 0 क्यों लिख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि लैम्डा की पावर 0 1 को, देखो किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो याद रखना है आपको क्यों होती है, क्या पता है आपको क्यों होती है, नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं, लैम्डा की पावर 0 होगी, सो द इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बस ऐसा लिख देना। अब हमें सॉल्व करना स्टार्ट करना है, तो जब भी इस तरीके से दे तो अब हम मान लेंगे v इक्वल टू वाई बाय एक्स और ऐसे सॉल्व करेंगे। तो v x इक्वल टू वाई भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो देखो ऐसे भी लिख सकते हो। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, इसको लेट v इक्वल टू वाई बाय एक्स, तो एक्स v इक्वल टू या बी एक्स इक्वल टू ये, तो ये 2 फंक्शन हो गए, अब 2 फंक्शन हो गए, तो हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो फर्स्ट फंक्शन
फर्स्ट फंक्शन का जैसे का वैसा लिख रहने देते हैं, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन मतलब 1 आ जाएगा तो 1 लिख देना, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वी वाई डी एक्स ये आ जाएगा, और ये आ गया है डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखो हम ये लिख सकते हैं, तो लिख दो। तो यहाँ देख लेते हैं 1 सेकेंड, तो हम डी वाई बाय डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना, इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, तो हमने लिख दिया डायरेक्ट। देखो डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं इतना, और इसे लिख दो v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स रहने दो, और इसे हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स को ये, तो वाई वाई एक्स प्लस 1 की अपॉन में कॉस या सेक ही लिख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सेक लिख दो, सेक वाई बाय एक्स। ठीक है, तो देखो अब सॉल्व करते हैं इसे हम। तो हमें पता है यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल दिख रही है, v दिख रही है, x दिख रही है, y दिख रहा है, x दिख रहा है, y दिख रहा है, x दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें, ये v है। ठीक है, y नहीं है, ये v है। देखो v का करे थे ना हम, फिर हमने सेकंड बार में, याद रखना ये v है। तो हमें 3 वेरिएबल दिख रही है, हम क्यों ना इसे एक वेरिएबल में बनाने, तो हम y को क्या लिख सकते हैं, देखो vx लिख सकते हैं, लिख देते हैं जहाँ जहाँ y मिलता है हमें, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू y दिख रहा है, क्या लिख सकते हैं, वी एक्स लिख सकते हैं, तो वी एक्स लिखोगे, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी आ जाएगा, सेक वी वाई बाई एक्स, वाई को क्या लिख सकते हैं, वी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी आ जाएगा। अब एक काम करो, एक्स वाले एक तरफ कर लो, वी वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो कर लो। तो ये प्लस का बी से ये वाला बी कैंसिल हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं इसे, एक्स, तो हमें पता है ये डी एक्स एक तरफ आएगा, तो डी एक्स न्यूमरेटर में ही आता, तो डी एक्स को इस तरफ पहुंचा दिए, और x आ जाएगा अपॉन में, तो 1 बाय एक्स हो गया। डी वी इस तरफ है, तो डी वी इस तरफ है, सेक v को इस तरफ ले आओ, तो सेक v कैसे आएगा, ये मल्टीप्लाई में दिख रहा है ना, यहाँ पे 1 अकेला बचता, ये तो कैंसिल हो गया, तो सेक v, आई होप आपको क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर होगा तो एक स्टेप और लिखना, फिर समझ में आ जाएगा। तो डी वी को यहीं रखो क्योंकि न्यूमरेटर में ही रखना है, सेक v इस तरफ आके क्या होगा, 1 अपॉन सेक v, 1 अपॉन सेक v को क्या लिख सकते हैं, कॉस भी लिख सकते हैं। अब एक काम करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो तो ये कितना होगा, कॉस भी कितना हो जाता है, माइनस साइन भी, ठीक है, माइनस साइन भी हो गया, और 1 बाय एक्स कितना हो जाएगा, लॉग एक्स, प्लस सी लिख दो यहाँ पे। ओके, तो प्लस सी लिख दिया। अब एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया, एक तरफ कर लो इनको, ज़्यादा है तो लॉग एक्स प्लस साइन बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, और यही हमारा आंसर होगा। ओके, और आप देखो यहाँ पे ना हम v की वैल्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि v की टर्म में तो आंसर लाना नहीं है हमें। तो और एक और चीज़, आप c को भी log में रख सकते हो, पता है कैसे रख सकते हो, पता है, क्योंकि ये log में आया है ना, तो ये भी log c लिख सकते हो आप, तो ये कितना हो जाएगा, log x c हो जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो x मल्टीप्लाई c हो जाता है ना, log a प्लस log b इक्वल टू log a मल्टीप्लाई b, लिख देते हैं ऐसा, तो ये हो गया। अब देखो, तो हमें v की वैल्यू लिख देते हैं, v की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, log एक्स सी प्लस साइन v की वैल्यू कितनी होगी, मतलब साइन v की वैल्यू कितना लिया था हमने, v इक्वल टू कितना लिया था, y बाय एक्स, तो y बाय एक्स लिख दो इक्वल टू 0। ये आ गया जनरल सॉल्यूशन इसका, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, यदि हम किससे करते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से करते हैं। तो अब देखो, अब देखते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने कई टाइप देखा, आपको दिया नहीं रहेगा, आपको पहचानना पड़ेगा। यदि आप देखो सोचोगे, क्वेश्चन देखा हमने, सेपरेट हो रहा है या नहीं। अब देखो, अब हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि हम डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं कि ये जो है ना, ये इक्वेशन जो है फर्स्ट वाली कंडीशन से तो सॉल्व नहीं होगी, मतलब हम अलग अलग पार्ट में करके तो सॉल्व नहीं कर सकते इसे, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट बता सकते हैं, तो वो भी देखेंगे हम, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे पार्ट 2 में बताते रहूँगा मैं कि डायरेक्ट मेथड क्या होगी इसकी सॉल्व करने की। लेकिन आपको डायरेक्ट से नहीं करना है, आपको सिस्टमेटिक वे में लिखते हुए सॉल्व करना है। ऐसा भी नहीं कि सोशल साइंस बना दिया, लिखते ही चल रहा हो, लिखते ही चल रहा हो, ऐसा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखेंगे, वो भी देखेंगे हम लिखना कैसे है आपको, ठीक है। देखो, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। जब भी हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी फॉर्म में मिल जाए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में मिले, जहाँ पे पी और क्यू जो हो वो कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। यदि हम याद रखना, यदि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमें हमेशा यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, या तो कांस्टेंट मिले p की टर्म में या फिर x मिले, याद रखना, ठीक है, या तो x की टर्म में मिले।
वैसे क्यू भी या तो कांस्टेंट मिले या एक्स की टर्म में मिले, ये याद रखना है। तो जब भी इस टर्म में आपको मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम क्या निकालेंगे, आई एफ निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका, आई एफ। ठीक है, तो आई एफ मतलब क्या होगा, आपको ये निकालना ही पड़ेगा, ये स्टेप ही है। सबसे पहले यदि इस कंडीशन में नहीं दी है तो इस कंडीशन में बनाओगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, बन जाती है तो। यदि इस कंडीशन में नहीं बनती तो होमोजीनियस है या फिर पार्ट बना के वही सॉल्व करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो उस कंडीशन से देखेंगे हम। तो यदि ये इस टाइप से आप बना लेते हो इस इक्वेशन को तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्टली यदि ऐसे दिया है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो ऐसे बनाओगे। बना लिया, अब चेक करो कि ये जो है एक्स की टर्म में है, यानी पी और क्यू जो है वो एक्स की टर्म में होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए, वो है यानी। ठीक है तो फिर आगे बढ़ेंगे, क्या निकालेंगे, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, आई एफ। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले पे। तो आई एफ निकालना, कैसे निकालेंगे, ई की पावर में इंटीग्रेशन निकालना है पी डी एक्स का, जो वाई के यहाँ पे दिख रहा है ना, इसका हम क्या निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो निकाल लेना, इसका इंटीग्रेशन निकाल के ई की पावर की टर्म है तो ये आई एफ होगा। ये कहाँ पे लगेगा, देखो, इसके बाद ये निकाल लिया, इसके बाद हमें ये लिखना, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज y मल्टीप्लाई आई एफ, वाई का मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है, इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिया, इक्वल टू क्यू। क्यू कौन सा है, ये वाला इक्वल टू में जो है क्यू मल्टीप्लाई आई एफ, फिर से आई एफ लिखेंगे, डी एक्स और प्लस सी तो लिखते हैं यहाँ, किसके लिए, जो हमारा कांस्टेंट होता है। ओके, तो ये होगा, तो ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो हम एक आध क्वेश्चन इसका भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब एक काम करते हैं, या फिर जल्दी से देख सकते हो आप इस पार्ट को, तो हम इसको बता देते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। क्या ये हमें इस टर्म में दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम कंपैरिजन करेंगे इससे, पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे देखो p कितना है, p हमें दिख रहा है -1। कांस्टेंट मिले या फिर x की टर्म में मिले, मिल गया कांस्टेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। q देखो कांस्टेंट मिलना चाहिए, x की टर्म में मिल गया, x की टर्म में तो मिल गया। अब क्या निकालेंगे, अब इस इक्वेशन को ऐसी टर्म में लिख सकते हैं, तो हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। निकाल लो, तो a की पावर में हम क्या लिखेंगे, p का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा। निकाल लो, e की पावर p कितना है, p है -1 dx, मतलब p की पावर कितनी हो जाएगी, -1 कॉमन निकल जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x होता है, तो x आ गया, -x, तो e की पावर -x होगी, या 1/e की पावर x भी लिख सकते हैं इसे हम। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, अब हम निकालेंगे, तो अब क्या लिखते हैं, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q लिखते हैं ना, q इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, यही है क्या, देख लेते हैं एक बार, q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे तो dx आता ही है ना, प्लस ये c हो। एक सेकंड, इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये dx हो गया, और प्लस c भी लगा सकते हो आप। तो q मल्टीप्लाई में है, ये याद रखना, मल्टीप्लाई में आई एफ है, बस सॉल्व कर लो। तो y आई एफ कितना निकला है, e की पावर -x निकली है, इक्वल टू q कितना है बताओ, q हमारा cos x है, तो cos x लिख दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकला है, e की पावर -x निकला है, ये लिख दो, प्लस में c आ जाएगा आपका। अब देखो, अब इसके दो पार्ट बन जाएंगे आपके, सॉरी, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करके सॉल्व करोगे। कैसे करेंगे, ILATE, आइलेट है ना, I मतलब जो आइलेट करके इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, कि पहले I आ गया तो कैसे करोगे, ठीक है, फिर L वाले करेंगे, फिर A वाले, T वाले, E वाले। तो आपको पता होगा E क्या है, I क्या है, यहाँ पे L क्या है, A क्या है, T क्या है, E क्या है। तो उसके हिसाब से हम उसे फर्स्ट प्रायोरिटी में देते हैं कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा बनेगा, फिर सेकंड फंक्शन कौन सा बनेगा, तो इसके हिसाब से प्रायोरिटी देते हैं। ओके, तो ऐसे करना है, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, आई होप इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ताकि यहाँ पे ये एक ओवरव्यू हुआ कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, क्योंकि रिवीजन का टाइम रहेगा, आप बहुत जल्दी रिवीजन कर पाओ। इसलिए आप इसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो कि आपने इसको 2x में देख लिया या 1.5x में देख लिया। तो इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आप डायरेक्ट आप क्या करोगे, आप सीधे आप क्वेश्चन में लगोगे और पूरे सॉल्व करना स्टार्ट कर लोगे। ओके।
तो ऐसे ही करना है। और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ऐसे में ठीक है या फिर हमें और कुछ इंप्रूवमेंट करना है कि सारे क्वेश्चन करें, एक एक टाइप देख के सारे क्वेश्चन डिस्कस करें, या फिर ऐसे वन शॉट में हमने सारी जो है इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आप सीधे क्वेश्चन करेंगे हर टाइप के। तो ये भी कर सकते हैं, जैसा करना है आपको। ओके, थैंक यू। तो आपको ये एक याद रखना है, जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन सब में निकलेगा। अब इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमें यदि y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है, उनको पुट करके हम c की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे इक्वेशन में। किस इक्वेशन में? जनरल सॉल्यूशन में। तो हमारी पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगी। तो हम देखेंगे पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू।